हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड मॉडल प्रश्न पत्र सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। दोस्तों 2022-23 का जो नया सेट आया हुआ है उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं। दोस्तों कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए टर्म 1 के लिए है। दोस्तों विषय विज्ञान है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए सामान्य निर्देश में दिया हुआ है प्रश्नों की कुल संख्या 40 है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नों की कुल संख्या 40 है। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। दोस्तों तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों दाढ़ी बनाने में आप देख सकते हैं यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों अवतल दर्पण। दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि यह जो है किसी भी वस्तु का बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनता है इससे, जिससे कि दाढ़ी एक भी छूटे नहीं, इसके लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्र की वक्रता त्रिज्या के बीच F बराबर R/2 का संबंध होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आप ऑप्शन नंबर बी का सिलेक्शन करेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो दोस्तों यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए का चयन आपको करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो दोस्तों 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी का आपको सिलेक्शन करना है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। दोस्तों चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 4 डायोप्टर दिया हुआ है, तो 4 डायोप्टर बराबर होता है 4 मीटर। 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर होता है दोस्तों। तो यहाँ से 4 डायोप्टर बराबर 4 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से 4 मीटर हो गया तो हम लोग लेंस की क्षमता का सूत्र जानते हैं, P बराबर 1/F। तो यहाँ से फोकस दूरी निकालना है, तो यहाँ से F इक्वल टू हो जाएगा 1/P। तो यानी कि 1/P का मान यहाँ पे देखिए 4 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 4। और यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको 4 से 1 में भाग लगाएंगे तो
25 आ जाएगा मीटर में, और इसको हम लोग 100 से गुना कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी का आपको सिलेक्शन करना है। चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से वाहन के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, अवतल दर्पण। आगे क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है। तो इसका आंसर होगा दृष्टिपटल यानी रेटिना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, दृष्टिपटल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है। तो सामान्य नेत्र का दूरबिंदु अनंत होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण पुतली करता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति दोस्तों सीधा और वास्तविक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11। 1 किलोवाट घंटा निम्न में से किस की इकाई है। तो 1 किलोवाट घंटा दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं शक्ति की इकाई होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 12 को तो पढ़ते हैं। कूलम्ब किसका है सही मात्रक है। तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो दोस्तों विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14। जल विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जल विद्युत अपघटन दोस्तों यहाँ से वियोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 15 क्वेश्चन में CuO प्लस H2 यहाँ पे दिया हुआ है Cu प्लस H2O। तो दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन में वृद्धि को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं और ऑक्सीजन में ह्रास को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन में H2 में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है तो इसका उपचयन हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो दोस्तों यहाँ से दिए गए चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलयन है और यहाँ पे लोहे की कील है। तो जब यहाँ पे लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो इसको जो लोहा की कील है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन होगा विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए इसको हम लोग समीकरण के माध्यम से देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करके। तो यहाँ पे देखिए ये लोहे की कील है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलयन है CuSO4। तो दोस्तों यहाँ से देखिए ये जो है ना आयरन जो है कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो यहाँ से हो जाएगा FeSO4 और यहाँ से कॉपर अलग हो जाएगा Cu। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 16 का रिएक्शन हो गया, कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है आयरन, इसीलिए इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आगे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ से लिटमस पेपर जो है प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है किसी विलेन का पीएच मान 10 है, वह निम्न में से क्या होगा। तो दोस्तों कोई भी अगर विलेन का मान 0 से 1 से लेके अगर 7 के बीच में अगर रहेगा तो अम्लीय होगा, और 7 रहेगा तो उदासीन होगा, और 7 से ज़्यादा और 14 से कम रहेगा तो क्षारीय होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विलेन का पीएच मान 10 है, तो ये जो है क्षारीय विलेन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया गया चित्र क्या सूचित करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र में दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए पानी है और यहाँ पे हाथ है, तो इसमें इंडिकेट कर रहा है कि हमें हमेशा हाथ को साफ रखना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे दिया हुआ है इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो इमली में टाइट्रिक एसिड होता है दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 21 को, कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से अधातु की बात किया जा रहा है, तो पारा जो है अधातु होता है और पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर धातु की बात करता तो यहाँ पे ब्रोमीन हो जाता। तो यहाँ पे अधातु पूछा है, तो यहाँ से हो जाएगा पारा आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग पढ़ते हैं, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के सूत्र को देखिए यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र होता है दोस्तों NaHCO3। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। इसका व्यावसायिक नाम मीठा सोडा भी होता है दोस्तों, और इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है दोस्तों परमाणु संख्या के आधार पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़ते हैं, निम्न में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो पोटेशियम दोस्तों सबसे अभिक्रियाशील होता है। पोटेशियम इतना अभिक्रियाशील होता है, किसको खुला में नहीं रखा जाता है, इसको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि यह वायु के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है, इसलिए यह सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील पोटेशियम होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ते हैं, पृथ्वी की भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिक को क्या कहते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी की भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिक को खनिज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। प्रोपेनॉल में कौन सा अभिक्रियाशील समूह मौजूद है। तो प्रोपेनॉल में दोस्तों यहाँ पे एल्कोहल मौजूद होता है, एल्कोहल ग्रुप है प्रोपेनॉल में। आगे क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़ते हैं, फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है। तो दोस्तों फ्लोएम ऊतक का काम है खाद्य पदार्थों को पौधे के सभी भागों में ऊपर नीचे पहुंचाना है, तो ऊपर नीचे और दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को पढ़ते हैं, ब्रिक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो ब्रिक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को ब्रिकाणु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, ब्रिकाणु होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है,
फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो फल को पकाने के लिए एथिलीन उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन जो है अंडाशय द्वारा स्रावित होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, अंडाशय द्वारा। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 33, दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? तो देखिए यहाँ पे देखिए हाइड्रा दिया हुआ है दोस्तों, तो हाइड्रा में मुकुलन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन दिया हुआ है पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। तो देखिए दोस्तों पक्षी और चमगादड़ के पंख जो होते हैं ना, दोनों का कार्य सेम है लेकिन दोनों का संरचना अलग अलग है, इसीलिए इसको असमजात अंग बोला जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, असमजात अंग। आगे 25 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे के चुना? तो दोस्तों मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों के चुना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 36, निम्न में से कौन उस उत्पादक है? तो दोस्तों यहाँ से घास जो है उत्पादक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, तो प्रथम पोषी स्तर का होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों ओजोन परत के अपक्षय के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यही जिम्मेदार होता है ओजोन परत के अपक्षय के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 39 को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो दोस्तों यहाँ से नाभिकीय ऊर्जा जो है जैव मात्रा यानी ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। यहाँ पे देखिए 40 क्वेश्चन है। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों पवन उत्पादन के लिए पवन की न्यूनतम चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पवनों का देश डेनमार्क है, डेनमार्क को कहा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग 40 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बोर्ड के एग्ज़ाम वाले जितना भी स्टूडेंट हैं 10वीं बोर्ड के, उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।